तो हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ पोएट्री के बारे में। तो पोएट्री आपकी 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट होगी आपकी नैरेटिव पोएट्री और सेकंड होगी आपकी नॉन नैरेटिव पोएट्री। अगर हम फर्स्ट के बारे में बात करें, नैरेटिव पोएट्री के बारे में ही बात करें, तो नैरेटिव को आप ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं और साथ में इम्पर्सनल भी बोल सकते हैं। और इधर अगर हम नॉन नैरेटिव के बारे में बात करें तो हम बोल सकते हैं कि इसे पर्सनल भी बोल सकते हैं और सब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, जस्ट वेट। यस, अगर हम नैरेटिव के बारे में बात करते हैं तो नैरेटिव मतलब होता है कि किसी भी कथा या गाथाएं होती हैं या फिर कोई भी आपने कहानी पुरानी टाइम में या फिर एंशिएंट टाइम में आपने सुनी है, कोई भी क्लासिकल स्टोरी है अगर आपको सुना है, उसको नरेट करना, उसके बारे में बताना किसी को। तो बताना ये होता है कि नरेट करना। जैसे कि अब मैं शेक्सपियर का हेमलेट है या फिर मैकबेथ है, उसको मैं आपको सुनाने लगूँ तो वो होगा नरेशन, यानी कि नरेट किया। ओके, वैसे मैं आपको करने वाली हूँ नरेट ये भी, बट उससे पहले में जो बेसिक पॉइंट हैं वो सारे समझने ज़रूरी होंगे, तो उस चीज़ को समझना हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो नैरेटिव मतलब किसी भी स्टोरी को जो उसको नैरेट करना, दूसरे पर्सन को बताना। ओके, किसी ऑब्जेक्ट को बताना। ऑब्जेक्टिव होती है आपसे, देखिए खुद पर्सनल तो है नहीं ये, मतलब इसमें क्या आता है, जब मैं इसके आपके फॉर्म्स बताऊंगी, इसके सब जो फॉर्म्स हैं उनको बताऊंगी तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। तो जो नैरेटिव पोएट्री को आप ऑब्जेक्टिव भी बोल सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड होती है और इम्पर्सनल होती है, यानी कि जो ऑथर है उसका खुद का उससे कनेक्शन नहीं होता है, वो खुद उससे कनेक्ट नहीं होता है, वो दूसरे के बारे में बता रहा होता है। जैसे कि आप किसी एपिक को पढ़ें, आप देखिए अगर आप पढ़ेंगे, मान लीजिए महाभारत पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, ओके, और बाइबल पढ़ेंगे, तो क्या है, क्या उसमें आप कहीं एग्जिस्ट करते हैं? जी नहीं, आप उसमें एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अगर आप उसकी स्टोरी किसी को बता रहे हैं तो आप उसमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट अदर पर्सन है। तो वो क्या होगा कि वो आपकी कैसी पोएट्री, इम्पर्सनल है, आपसे, आपके पर्सनल नहीं है, आपसे रिलेट नहीं कर रही है वो। तो राइटर का उससे कुछ भी ताल्लुकात नहीं होता है, बल्कि उसे हम क्या कहते हैं, नैरेटिव पोएट्री बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव बेस्ड बोलेंगे, इम्पर्सनल बोलेंगे, यानी कि वो आपका पर्सनल मैटर नहीं है, वो आपके फ्रेंड से रिलेटेड नहीं है, वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड नहीं है, आप चाहकर भी उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसी कथा है वो आप सिर्फ एक वे को चेंज कर सकते हैं, वे ऑफ टेलिंग चेंज कर सकते हैं, बट उसमें पर्टिकुलर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। राम की रामायण जो रामायण है वो आप उसी वे में सुनाएंगे, जो जो इवेंट हुए थे जब वो गए थे उसमें आप उनके वनवास को नहीं हटा सकते हैं, या फिर अदर इवेंट्स हुई थी उसको आप नहीं हटा सकते हैं, है ना। तो ये होता है आपका नैरेटिव पोएट्री। और सेकंड अगर हम बात करेंगे नॉन नैरेटिव पोएट्री, जिसको आप बोल सकते हैं पर्सनल सब्जेक्टिव, क्योंकि ये होता है पर्सनल। जो व्यक्ति है, जो ऑथर है, उसके अपने मैटर्स होते हैं, वो उसके अपने पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं बताने के लिए, इसलिए उसे सब्जेक्टिव बोला जाता है। ठीक है, वो किसी के जो उसका साथी है, उसका बिलव्ड है या उसका फ्रेंड है, ओके, तो उसको वो ग्लोरीफाई करने के लिए, उसके बारे में दुख व्यक्त करने के लिए चीज़ें को लिख सकता है, पोएट्री को कंपोज कर सकता है। ठीक है, तो वो उसका पर्सनल मैटर है, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसके उस सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा है वो। ठीक है, तो वो नरेट नहीं कर रहा किसी और की स्टोरी को, बल्कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा है, किसी नेशन के बारे में बता रहा है, किसी पर्सन के बारे में बता रहा हो सकता है, या फिर किसी पर्टिकुलर एनिमल के बारे में बता रहा हो सकता है, किसी आप कह सकते हैं किसी बर्ड के बारे में, जैसे ऑड टू अ नाइटिंगेल लिखी हुई है, स्काईलार्क लिखी हुई है। तो ये सब क्या है, जैसे प्लैंक्विन, पालनक्विन बियरर है सरोजनी नायडू की, तो ऐसे वो उन्होंने पालकी के बारे में, दुल्हन के बारे में ही लिखा है ना। तो इस तरह से वो किसी भी चीज़ को बता सकते हैं जिसमें थोड़ा सा पर्सनल हो गया, उनके खुद के व्यूज़ क्या हैं उसमें। तो ये रहा आपका नैरेटिव, नॉन नैरेटिव। अब देखेंगे कि नैरेटिव जो पोएट्री है उसके अंदर किस किस को यूज़ किया जाता है, किस किस को लिखा जाता है, कौन सी फॉर्म्स हैं जो नैरेटिव पोएट्री में यूज़ की जाती हैं, इम्पर्सनल होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन नैरेटिव। ठीक है, नॉन नैरेटिव को भी देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे नैरेटिव। यस गाइस, तो अगर हम बात करें नैरेटिव और ऑब्जेक्टिव पोएट्री के बारे में, तो नैरेटिव जो पोएट्री है इसके अंदर जैसा मैंने बताया कि इसमें नरेशन होती है, किसी भी चीज़ को हम नरेट करते हैं, किसी भी इवेंट को हम नरेट करते हैं एज इट इज़। ओके, तो क्या होता है, मतलब वर्स फॉर्म में करेंगे क्योंकि हम पोएट्री पढ़ रहे हैं भाई, एपिक तो दोनों फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन जो क्या होता है कि इसमें हम क्या करेंगे कि वर्स फॉर्म में होगा, यानी कि वर्स मतलब VERSC, नॉट WORSC, यानी वर्स।
मतलब राइमिंग स्कीम। ओके, एक राइमिंग स्कीम आपकी होनी ज़रूरी है। जैसे हम पढ़ते भी हैं राइमिंग स्कीम, ए बी बी सी, इस तरह से जो राइमिंग स्कीम होती है उनकी बात मैं बोल रही हूँ आपको। तो अगर हम बात करें तो जो सबसे फर्स्ट आप बात करेंगे हम बैलेड की। ओके, तो बैलेड जो होता है वो क्या होती है, शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है। कैसी? शॉर्टेस्ट फॉर्म ऑफ नैरेटिव पोएट्री। ओके, और इसमें क्या होता है कि जैसे एक तो जैसे मान लीजिए महाभारत है या फिर ओडिसी है और इलियड है, तो इनमें क्या होता है कि इनके वो लेकर मतलब किसी छोटे इवेंट को लेकर, ये तो काफ़ी बड़े एपिक्स है, तो इनके किसी एक पर्टिकुलर छोटे इवेंट को लेकर क्या किया जाता है, उसको हाईली लिरिकल और रिदमिक वे में उसको सिंगिंग किया जाता है या फिर लिखा जाता है। तो बैलेड इज अ शॉर्ट पोएम और सिंगिंग नरेटिंग अ पॉपुलर टेल। कोई भी पॉपुलर टेल को इसमें नरेट किया जाता है एंड इट इज रिदमिक एंड हाईली लिरिकल। ओके, एंड इट स्टार्टेड एज अ फोक सॉन्ग। तो इसे स्टार्ट कैसे किया जाएगा, एक फोक सॉन्ग की तरह। जिस तरह से लोक गीत होते हैं उनको स्टार्ट किया जाता है, उसी तरह से बैलेड को लिखा जाता है या फिर उसको परफॉर्मेंस दी जाती है। ओके, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि जो बैलेड होता है उसकी जो मोस्ट फेमस वर्क हैं, किसने बैलेड्स को लिखा है। तो जो कॉलरिज हैं आपके, एंशिएंट मैरिनर उन्होंने लिखा है। कीट्स का अगर हम बात करें तो ला बेला डेम्पसन्स मर्सी उन्होंने लिखा है। और अगर टेनिसन की बात करें तो उन्होंने लेडी ऑफ शैलोट एंड वर्ड्सवर्थ, जो वर्ड्सवर्थ हैं जो कि जिनके बारे में हमें काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, तो उनका एक फेमस बैलेड है सॉलिटरी रीपर। तो ये सभी पॉपुलर बैलेड्स हैं। ओके, ये ध्यान रखिएगा कि ये शॉर्टेस्ट फॉर्म होती है नैरेटिव पोएट्री की, या फिर आप कह सकते हैं इम्पर्सनल पोएट्री या फिर ऑब्जेक्टिव पोएट्री की। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ड्रामेटिक मोनोलॉग। आप देखिए इसमें वर्ड को, आप कीवर्ड्स को देख सकते हैं। ड्रामा तो आप जानते ही हैं, कुछ भी चीज़ को, किसी भी इवेंट को एक सस्पेंस के साथ किसी को दिखाना, ठीक है, ड्रामा क्रिएट करना, उसमें वो ड्रामेटिक होता है। मोनो मतलब सिंगल और लॉग मतलब स्पीच। कि जब कोई पर्सन सिर्फ एक पर्सन सामने वाला जो है लिसनर है वो पैसिव होता है, ठीक है, वो बिल्कुल पैसिव है, वो बोल नहीं रहा है, सिर्फ सुन रहा है, और स्पीकर है वो कॉन्टिन्यूसली अपनी बात को बताया ही जा रहा है। तो यानी कि मोनो मतलब वन, लॉग मतलब स्पीच। तो एक सिंगल पर्सन की स्पीच इसमें ऑल टाइम चलती रहेगी, सारा पॉइंट ऑफ व्यू उसका होगा, सारी बातें वही बताने वाला होगा, तो उसे हम कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता देती हूँ कि ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम। वैसे मैं अगर आप चाहें तो मैं इसको अलग अलग वीडियो बना सकती हूँ, बट अभी मैं इसको इसलिए समझाती चल रही हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर, तो इतनी जल्दी आप नहीं कर, लेकिन इसको समझना हमारे लिए ज़रूरी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने सभी को थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताते चल रही हूँ। तो ड्रामेटिक मोनोलॉग की अगर हम बात करते हैं तो इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हैं वो है टेनिसन का यूलिसिस एंड लोटस ईटर्स। और अगर हम बात करें कि टी.एस. इलियट जो है उन्होंने लिखा है, जो आपने काफ़ी सुना होगा, लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, ठीक है। ओके, एक और है मैं आपको बता देती हूँ, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है माई लास्ट डचेस, ओके, लास्ट राइड टुगेदर, है ना। तो ये सब क्या है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एपिक की, तो एपिक होता है सबसे लॉन्गेस्ट फॉर्म, यानी कि सबसे बड़ा, किसका, नैरेटिव फॉर्म का। क्योंकि एपिक्स आपने पढ़ा होगा कि हमेशा क्या होता है, जैसे कि ये 12 बुक्स, ओके, 12 जो बुक्स होती हैं उसमें आपको हमेशा मिलेगा। जैसे कि पैराडाइज लॉस्ट है जॉन मिल्टन का, वो कितने बुक्स में आपको अवेलेबल हुआ, 12 बुक्स में। तो एपिक की ये क्वालिटी होती है कि ये 12 बुक्स में आपको अवेलेबल होता है, और इसको हम हेरोइक पोएम भी बोल सकते हैं। तो अगर बात कहें तो अगर हम एपिक की बात करें तो एपिक इज द लॉन्ग नैरेटिव वर्स ऑन अ सीरियस सब्जेक्ट told in a formal and elevated style and centered on a heroic, okay। तो जो इसमें क्या होता है कि जो लॉन्ग पोएम नैरेटिव वर्स होता है वो सीरियस सब्जेक्ट पे बेस्ड होता है, ओके, और ये फॉर्मल वे में सुनाया जाता है, एलिवेटेड स्टाइल होता है, और किसको, हीरोइक सेंटर्ड होता है ना। तो ये आपका एपिक होता है। और एपिक की अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं तो मोस्ट फेमस जो एग्जाम्पल्स हैं वो होमर का इलियाड है एंड ओडेसी है, और ये प्राइमरी एपिक्स हैं आपके। और अगर हम बात करें वर्जिल और एनेट, वर्जिल ने लिखा है एनेट, ठीक है, और मिल्टन का जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी दिया कि पैराडाइज लॉस्ट, जिसको हमें बहुत ही अच्छे से पढ़ना भी है। तो बात करेंगे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट की, तो वो है एक सेकेंडरी एपिक, ओके, जो सेकेंडरी कह सकते हैं या फिर लिटरेरी एपिक भी उसको हम कह सकते हैं।
और एट द एंड हम बात करेंगे नैरेटिव एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री में मॉक एपिक की। मॉक मतलब होता है किसी का उपहास उड़ाना, ठीक है, जैसे किसी की खिल्ली उड़ाना बोलते हैं, इस तरह से। तो मॉक एपिक की बात करें तो अ मॉक हेरोइक पोएम इज कंपोज्ड इन अ मॉक इट्स हीरो और हीरोइन। तो जो मॉक होता है वो एक उपहास होता है, किसके ऊपर, एक हीरो के ऊपर हो सकता है, हीरोइन के ऊपर हो सकता है, इसीलिए इसको मॉक एपिक या मॉक हेरोइक पोएम भी बोला जाता है। तो जो इसकी थीम होती है वो काफ़ी पिटी होती है, मतलब पिटी मतलब PWT दयनीय होती है। ओके, हम्बल सिचुएशन दिखाई जाती है और इसका स्टाइल बहुत ही ग्रैंड होता है, एपिकल फॉर्म होती है। जैसे कि मैं एग्जाम्पल बात करूं कि जो रेप ऑफ द लॉक है जो 1714 में लिखा गया था अलेक्जेंडर पोप के द्वारा, वो एक बेहतरीन उदाहरण है मॉक एपिक का, जो कि आपके एग्जाम में आपसे पूछा जाता रहेगा। और बात करें तो एक ड्राइडर ने लिखा है, वैसे काफ़ी सारे मॉक एपिक हैं, लेकिन आप अभी फिलहाल यही याद रखिए कि अलेक्जेंडर पोप ने रेप ऑफ द लॉक जो लिखा है वो है मॉक एपिक। ओके फ्रेंड्स, ये आपको अच्छे से समझ आया होगा, मैं उम्मीद करती हूँ कि, और समझ अगर नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि मैम ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया, इसको प्लीज़ आप रिपीट कर दीजिए, ये फिर तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके इस पॉइंट को क्लियर कर दूंगी। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें कि नॉन नैरेटिव पोएट्री, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव पोएट्री या फिर हम बोल सकते हैं इसको पर्सनल पोएट्री, तो इसके बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। जस्ट वेट। तो इसकी बेसिकली आपके 3 टाइप्स होते हैं, एलेजी, ऑड और सोनेट। लिरिक को हम सेकंड जैसे हमने बोला कि पर्सनल होती है, इम्पर्सनल होती है, तो पर्सनल को आप सिर्फ लिरिक भी बोल सकते हैं। तो लिरिक की अगर हम बात करें तो ये 3 टाइप्स होते हैं। लिरिक अगर अलग से आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे लिरिक इज अ शॉर्ट पोएम कंपोज फॉर सिंगिंग। ओके, तो लिरिक क्या है कि एक शॉर्ट पोएम होती है जो सिंगिंग के लिए मतलब कंपोज की जाती है, उसको मेक किया जाता है, ठीक है। और ये शॉर्टनेस होती है, इसके अंदर सिंगल थीम होती है और इनका सिंगल इमोशन इसके अंदर होता है, एक ही इमोशन को ग्लोरीफाई किया जाता है। जैसे कि PV शैले हैं, उन्होंने टू अ स्काईलार्क लिखा है। ओके, और जो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया था वो थे सर थॉमस वॉइट, उन्होंने इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस कराया था लिरिक को। नेक्स्ट अगर हम बात करें एलेजी, तो एलेजी क्या होती है? एलेजी इज अ पोएम ऑफ लेमेंट, वर्ड इज लेमेंट। ओके, तो एलेजी क्या है? एक लैमेंटिक सॉन्ग है किसी भी सीरियस मैटर पर, सोरोफुल होता है, लेमेंट मतलब होता है दुख, दुखद घटना। ओके, तो सीरियस हो सकता है, सोरोफुल होता है, दुख होता है, ठीक है। सेपरेशन इन लव, अब लव में जो सेपरेशन होता है तब। डिपार्टेड सोल, जब सोल जो होती हैं, 2 आत्माएं बिछड़ती हैं एक दूसरे से। ओके, किसी की बिलव्ड का बिछड़ना हो सकता है, तो तब हम क्या है कि जो गीत गाते हैं वो क्या होता है? एलेजी होता है। एलेजी को वैसे बेसिकली एल्यूजी, अगर सही प्रोनाउंसिएशन है तो एल्यूजी है, बट इसे कॉमन एलेजी बोलते हैं, तो हम इसलिए एलेजी ही बोलेंगे इसको, अदरवाइज आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो एलेजी की बात करें तो ये भी एक क्या होती है? पर्सनल होती है। ओके, और क्या होता है इसमें? पेस्टरल होती है, मतलब कि देहाती बोल सकते हैं आप इसको, ग्रामीण, देहाती। तो अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो टेनिसन का इन मेमोरियम है, जो कि 1850 पर लिखा था उन्होंने, और किसकी डेथ पर? उनके एक फ्रेंड थे बहुत ही अच्छे, आर्थर हेनरी हॉलम। और नेक्स्ट बात करें तो वॉल्ट विटमैन का बहुत ही फेमस एलेजी है, ओ कैप्टन माय कैप्टन ऑन द डेथ ऑफ अब्राहम लिंकन। तो ये उदाहरण है आपके एलेजी के। 1-2 और एग्जाम्पल्स हैं जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, बता देती हूँ, आप चाहें तो उन्हें नोट डाउन कर सकते हैं। अगर हम बात करें मिल्टन की, जो मिल्टन है उन्होंने बहुत फेमस एलेजी लिखी है, लेसिडस, ठीक है, जो कि लिखी गई थी 1637 में, जो कि आप जाकर देख सकते हैं। मिल्टन से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको, उनका एक कलेक्शन आपको दिया है, तो आप जाके उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। शेक्सपियर के ऊपर भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक भी क्वेश्चन उसमें ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में पूछा नहीं गया हो। आप जाकर प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, शेक्सपियर से अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, नाम से मैंने फॉर्म्स ऑफ पोएट्री की अलग प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिसमें आपको फॉर्म्स ऑफ पोएट्री मिलेंगी, टर्म्स, लिटरेरी टर्म्स, जो कि मैं धीरे धीरे आपको करा रही हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें एक साथ करा दूंगी तो वो आपके दिमाग के ऊपर से निकल जाएंगी, इसलिए मैं धीरे धीरे आपको नेगेटिव कैपेबिलिटी वगैरह सब कुछ मैं करा रही हूँ। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वगैरह मैं आपको सब बताऊंगी, क्योंकि ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको भी आप क्या करेंगे? वहाँ पर जाके चेक करेंगे, देखेंगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि नोट्स का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम टाइम में आपके रिवीजन के लिए वही काम आने वाले हैं, वीडियोस को देखना उस टाइम पॉसिबल नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत लंबी हो जाती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि नेक्स्ट हम बात करते हैं
यस, मिल्टन का लिसिडस मैं आपको बता चुकी हूँ 1637 में लिखा गया था। किसकी डेथ पर? अपनी फ्रेंड की डेथ पर उन्होंने लिखा था। एडवर्ड किंग की डेथ हुई थी तब उन्होंने लिखा था। नेक्स्ट हम बात करें शैले, तो शैले का जो एडोनिस है 1821 में उन्होंने लिखा था। वो उन्होंने लिखा था, उनके फ्रेंड थे, मतलब उनके कंटेम्प्रेरी राइटर आप कह सकते हैं, जॉन कीट्स के डेथ पर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिर हम बात करेंगे आर्नोल्ड का थायरेसिस। आर्नोल्ड ने जो थायरेसिस लिखा है वो 1867 में कंपोज किया था एलेजी को, और किसकी डेथ पे? आर्थर हग क्लव, ठीक है, ह्यू क्लव बोल सकते हैं, इनकी डेथ पे ये एलेजी लिखी गई थी। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट एलेजीज, ओके, रिटन बाय फेमस ऑथर्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ऑड की, जस्ट वेट, यस, अगर हम बात करें ऑड की, तो ऑड बेसिकली क्या होता है? ऑड होता है कि कोई भी ऐसी स्ट्रक्चर को ग्लोरीफाई करने के लिए, वो कोई इवेंट भी हो सकती है, कोई भी आप बोलें तो कोई पर्सन हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें जो पोएट्री होती है वो किसी को भी लेकर लिखी जा सकती है। पोएट का अगर मन करे तो वो किसी भी चीज़ पे पोएट्री लिख डालेगा। जब उसको देख के लगे कि हाँ ये चीज़, समुद्र की लहरें उठ रही हैं, तो उन्हीं को देख के वो लिख डालेंगे। उनको फूल अच्छे लगे, जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने डैफोडिल्स देखे तो उसी पे पोएम लिख डाली। तो इस तरह से ही क्या होता है कि जो ओड होता है वो क्या किया जाता है, जैसे कि नाइटिंगेल वगैरह को देख के ही लिख दिया, तो वो किसी चीज़ को ग्लोरीफाई करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए उसे कंपोज किया जाता है। लेकिन इसमें बेसिकली बात ये है कि इसके आप ध्यान रखेंगे कि ये कितने टाइप का होता है, ये 3 टाइप्स का होता है। लाइक कौन सा? फर्स्ट हम बात करें तो पिंडारिक ऑड। सेकेंड हम बात करें तो होरेशियन ऑड। और अगर हम थर्ड बात करें तो इंग्लिश, या फिर आप बोल सकते हैं इसको इर्रेगुलर ऑड, ठीक है। तो ये सारे ऑड्स जो होते हैं, ये ऑड्स की जो टाइप्स हैं वो होते हैं, इनको आपको याद रखना है। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, जो पिंडारिक ऑड होता है इसके, ये 3 स्टैंजा में लिखा जाता है। किसमें? फर्स्ट होता है आपका एपोड, जिसमें कि राइट टर्न आपको फर्स्ट होता है आपका स्ट्रॉफ, जिसमें कि आप राइट टर्न लेंगे। सेकंड स्टैंजा होता है आपका एंटी स्ट्रॉफी, जिसमें आप लेफ्ट टर्न लेंगे। थर्ड होता है एपोड, तो एपोड में आप क्या होता है, स्ट्रेट खड़े रहेंगे, क्योंकि इसके साथ में डांस भी होता है। ओके, तो ये ऑड के सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। और अगर हम बात करें होरेशियन ऑड की, तो होरेशियन ऑड में ऐसे कोई भी डिवीज़न नहीं होता है, मतलब कि स्ट्रॉफी, एंट्रोस्ट्रॉफी और एपोड का कोई भी डिवीज़न आपको देखने को नहीं मिलेगा। इनको नाम इसलिए दिया गया है पिंडारिक ऑड, मतलब कि ये पिंडार, जो ग्रीक के पोएट थे पिंडार, उन्होंने इसको इन्वेंट किया था, तो ठीक है, तो इसलिए इसको पिंडारिक ऑड बोला जाता है। होरेशियन इसलिए बोला जाता है क्योंकि होरेस ने, जो रोमन पोएट थे होरेस, उन्होंने 23 BC में होरेशियन ऑड को इन्वेंट किया था, इसलिए उसे होरेशियन ऑड। और जो इंग्लिश ऑड है उसे इरेगुलर ऑड इसलिए बोलते हैं, मतलब कि ये शेले और जो कीट्स है उन लोगों ने इसको फेमस बनाया था, जो पीबी शेले हैं और जो जॉन कीट्स हैं, ठीक है। ना तो ये इसकी जो फॉर्म होती है, ना तो ये होरेशियन होता है, ना पिंडारिक, ना कि मतलब ज़्यादा सिंपल होगा, और ना ये टिपिकल भी हो सकता है, सिंपल भी हो सकता है, इसका कोई रेगुलर फॉर्म नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे सोनेट। सोनेट मैं आपको काफ़ी बार समझा भी चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ, मैंने बहुत बार बताया है कि सोनेट क्या होता है। एक बार और बता देती हूँ, क्योंकि पर्टिकुलर हम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो इस टाइम में आपको बता देती हूँ कि सोनेट आखिर होता क्या है। ओके, तो सोनेट की बात करें तो ये 14 लाइन्स की एक पोएम होती है, ओके, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में रिटन होती है, लिखी हुई होती है। ओके, वो अगर आपको पर्टिकुलर सोनेट के बारे में जानना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर, जो फॉर्म्स ऑफ पोएट्री है, इसी प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करेंगे तो सोनेट आपको पूरे से पूरे ढंग से देखने को मिल जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी सबके लिए इंडिविजुअल वीडियो बनाने की, लाइक लिरिक, एलेजी, ऑड, सोनेट। बेसिकली हमें एलेजी को, ऑड को, सोनेट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पुटअप किए जाते हैं। तो इसलिए आप ये ध्यान रखेंगे कि जो नॉन नैरेटिव है, सब्जेक्टिव पोएट्री है, उसके जो बेसिक फीचर्स क्या हैं कि एलेजी है, ऑड है और सोनेट है। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। कुछ अदर फॉर्म्स भी हैं जिनको बारे में आपको बता देती हूँ कि ये है लाइमरिक और हेको, जिसको किसी के अंदर भी कंक्लूड नहीं किया गया है, ना कि सब्जेक्टिव और ना ही आपकी ऑब्जेक्टिव पोएट्री के अंदर इसको इंक्लूड किया गया है। तो बात करें अगर लाइमरिक की, तो फर्स्ट जैसे लाइमरिक है तो इसको हम क्या बात करें तो ये क्या होता है, ये ह्यूमरस होती है राइमिंग, इसमें होती है 5 लाइन की जो पोएम है, ठीक है। इसमें मतलब अगर लाइमरिक बोलते हैं तो लाइमरिक का मतलब है कि 5 लाइन की एक ऐसी पोएम होती है जो कि ह्यूमरस होती है, ओके। और इसमें एक स्पेसिफिक मीटर होता है,
तो जो लाइमरिक्स होते हैं इसके अंदर मतलब जो 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं, जैसे कोई वर्ड होता है वो स्ट्रेस मैंने बताया ज़्यादा जोर डाल के बोलना और कम बोलना, एक पार्ट उसका ऐसा होगा जिसको आप कम प्रेशर डाल के बोलेंगे, एक पार्ट इस तरह होगा कि इस पर ज़्यादा प्रेशर डालेंगे। तो जो फर्स्ट, सेकंड और फिफ्थ लाइन होती हैं इसकी, जस्ट वेट मैं आपको समझा देती हूँ। जो लाइमरिक की फर्स्ट और सेकंड और फिफ्थ लाइन होती हैं, इसमें क्या होता है कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होते हैं कितने, 3 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस होते हैं। ओके, और जो इसकी थर्ड और फोर्थ लाइन होती है उसमें क्या होता है, जो थर्ड और फोर्थ लाइन होती है इसमें 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस होते हैं। ओके, जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो ज़्यादातर होगी A B A। ओके, तो ये होता है आपका लाइमरिक। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें हेकू की, ठीक है, हेकू आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, पूछा जाता भी है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि हेकू जो होता है वो 17 सिलेबल्स की 3 लाइन्स होती हैं, ठीक है। और बेसिकली आप याद रखेंगे ये क्या होता है, जापानीज वर्स फॉर्म। ओके, जापानीज वर्स फॉर्म होती है, ठीक है, वर्स फॉर्म। ओके, जो कि 3 लाइन्स की होती है जिसमें 17 सिलेबल्स होते हैं। तो जो इसमें जो फर्स्ट एंड थर्ड लाइन होती है हेकू की, उसमें 5 सिलेबल्स होते हैं, और जो बीच की सेकंड लाइन है उसमें इसके अंदर कितने होते हैं, 7 सिलेबल्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये बेसिकली आप इसको याद रखेंगे कि लाइमरिक और जो हेकू हैं ये किसी भी उसमें पोइट्री की नैरेटिव और नॉन नैरेटिव में इनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ये अदर फॉर्म है। हेकू एक जापानीज फॉर्म है, ठीक है। लाइमरिक एक ह्यूमरस सॉन्ग है 5 लाइन्स का, और जो हेकू है इसमें 3 लाइन्स होती हैं। तो फ्रेंड्स चलिए, आज के वीडियो में मैंने आपको सारा डिस्कस कर चुकी हूँ कि पोएम क्या होता है, पोइट्री क्या होती है और इसकी फॉर्म्स क्या होती हैं, और आपको बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। नहीं समझ आया कुछ तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको ये समझ नहीं आया है, मैं आपको आपका कन्फ्यूज़न दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू टॉपिक के